बेटा फर्स्ट लॉ हम लोगों ने खत्म किया था, अब हमारे पास कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ। अब जो सेकेंड लॉ है वो हमारे पास क्या कहता है, कैसे कहता है, इन सब बातों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखो बेटा सेकेंड लॉ के अनुसार हम लोगों ने देखा था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, ये कहानी थी। आज हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और न्यूटन का थर्ड लॉ जो कि बचपन से आप लोग जानते हैं क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत मारूंगा, ये एक्शन करेगा किससे कह रहा था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसने मारा है तो उसको कोई मारना पड़े, है ना, तो उस पर ही मार पड़ेगी। हाँ, रिएक्शन अब कैसा हो आज हम लोग जाने। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, लड़ाई मत करो, आराम से पढ़ लो। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास दो फोर्स बेसिकली देखी जा रही हैं, एक एक्शन फोर्स और एक रिएक्शन। ठीक है, हमेशा याद रखना एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा पेयर में आती है। किसमें आती है बेटा? पेयर में आती है। और एक्शन और रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, हाँ, मतलब कहने, एक्ट का मतलब लगती हैं, कहने का मतलब अगर एक्शन बॉडी 1 पे लग रही है तो रिएक्शन बॉडी 1 पे नहीं होती कभी भी। सर पल्ले नहीं पड़ा, समझो ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब मैं आप लोगों को एक एक्शन रिएक्शन का फोर्स दिखा रहा हूं। मैं किसी एक्शन से ब्लैक बोर्ड को पुश कर रहा हूं, सॉरी व्हाइट बोर्ड को पुश कर रहा हूं, तो मैं एक्शन किस पे कर रहा हूं? व्हाइट बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड का रिएक्शन किस पर हो रहा है? मेरे हाथों पर। तो एक्शन हुआ बोर्ड पर, रिएक्शन हुआ हाथ पर। तो एक्शन अलग बॉडी पे था और रिएक्शन अलग बॉडी पे था। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, और जहां पे एक्शन होगा वहां पे रिएक्शन जरूर होगा। ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट थी, और इसने कहा कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या बोला? जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन भी होगा। ठीक है, मैंने इसको मारा। हाँ, तो आपके भी लगी। अगर आपने इसको मारा लेकिन आपको फील नहीं हुआ, वो तो खैर टिश्यूज की बातें हैं कि वहाँ पे थोड़े सॉफ्ट टिश्यूज थे, ऐसे टिश्यूज थे, और बेसिकली हाथ के टिश्यूज हार्ड होते हैं। सर मैं वैसे बाल खींचूं। हाँ, अगर आपने उसके बाल खींचे तो उसके बालों ने भी आपको खींचा होगा। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ये हर जगह वैलिड है। वेल, अब इसका मतलब ये है कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन तो जरूर है, पर बेटा दे विल नॉट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑफ फोर्स बिकॉज दे एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एग्जैक्टली, समझो ना मेरी बातों को ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्शन जहां पर होना चाहिए वहां पर रिएक्शन भी हो रहा है, और उस बच्ची ने पूछा कि सर मैं तो उसके बाल खींच रही हूं पर इसके बाल मेरे को क्यों नहीं खींच पा रहे, अगर एक्शन रिएक्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन समझना बहुत अच्छा है। तो बेटे मैंने आपको क्या बताया कि एक्शन और रिएक्शन आप लोगों के दो अलग अलग बॉडी पे पड़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्शन रिएक्शन हमेशा जो है क्या हो, सेम फोर्स को इंड्यूस करें। आपने किसी फोर्स से खींचा तो आप किसी और बॉडी पे एक्ट कर रहे हो जिसका मास काफी कम है, बालों का, लेकिन आपके हाथों पे रिएक्शन फोर्स जा रहा है जिसका मास काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाल। तो इसलिए एक्शन और रिएक्शन, ये बात तो तय है, ये बात तो तय है कि आपके पास होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट, बट क्या इनका इफेक्ट भी सेम आएगा? हाँ, ये कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग बॉडी के अलग अलग मास होते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। हाँ, अगर इक्वल मास इक्वल चीज रखेंगे तो हम लोग देखेंगे हाँ भैया एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल सेम आ। इसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आदमी खड़ा है और यहाँ पर बोट है, अगर ये बोट को पीछे धकेलता है तब ये आगे की तरफ जंप करता है, तो इसका एक्शन हुआ पीछे, तो इसका बोट का जो रिएक्शन है उसकी वजह से आगे कूद पाता है। तो कोई रॉकेट भी अभी पढ़ेंगे बेटा, रॉकेट के बारे में टेंशन ना लो, पढ़ा ही देता हूँ। ये आप लोगों का रॉकेट है, स्केट बोर्ड का भी करा देंगे। ये आप लोगों का रॉकेट है, ध्यान सुनो,
रॉकेट जब फ्यूल बर्न करता है, रॉकेट जब फ्यूल बर्न करता है तो वो नीचे की तरफ एक नोजल होती है, उससे बहुत तेजी से पुश करता है। जब इसमें आग लगती है फ्यूल से बहुत तेजी से नीचे जमीन को पुश करता है, वो होता है एक्शन। और इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होने की वजह से रॉकेट ऊपर उठ जाता है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स का यहाँ पे भी काम आता है। और वो जो फोर्स आता है, अगर आप पूछेंगे तो बेटा F = -u dm/dt रहता है। इसके बारे में आप लोगों को अभी जानने की जरूरत नहीं है। u वेलोसिटी रहती है और dm/dt रहती है किस रेट पर फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, m है मास ऑफ द फ्यूल। ठीक है, बस मैंने बता दिया, लेकिन आप लोगों को अभी जानने की जरूरत नहीं है, हम 11 में पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, ये हमारे पास समझ में आ गया एक्शन रिएक्शन का काम कैसे हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को उसका आंसर देना। मैंने माना कि ये आप लोगों की स्पेसशिप है। क्या है? स्पेसशिप है। आप बड़े होके बन गए एस्ट्रोनॉट। क्या बन गए? एस्ट्रोनॉट। और गलती से या कैसे भी आप इस स्पेसशिप के दरवाजे से बाहर आ गए, और ये खुश इसलिए हो कि तुम एस्ट्रोनॉट बन गए। ये आपने अपना स्पेस सूट पहना, ठीक है, रेनकोट लग रहा है, रेनकोट लग रहा है, तो बारिश हो रही है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। ये आप अभी स्पेस सूट, बड़ा सोच रहे हैं, तो कहाँ सोच रहे हैं, ये हंसता के रहिए, मैं घूमता रहिए बड़े वगैरह, कैसा भी है आलू, समझो ना, इमेजिन करो अपने आप को तुम एस्ट्रोनॉट हो। जब बड़ा सोचोगे तो कुछ बड़ा करोगे। अरे सोच रहा है रेनकोट, बड़े होकर रेनकोट ही पहनेगा क्या? माना छतरी पहननी बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा अलग हो गया, वापस आते हैं फिजिक्स में। ध्यान दो, यहाँ पे नालायको गंदी गंदी बातें करवाते हैं मेरे से। बेटा घर में वीडियो देखते हो तुम ये वाली? किस दिन पापा मम्मी ने पीछे देख लिया ना, यहाँ भिजवाना छोड़ देंगे तुम्हें। चलो फिर कोई बात नहीं, कहते ना मम्मी साइंस से सब कुछ। अच्छा देखो, अब आप स्पेसशिप में फंस गए, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आपको वापस से स्पेसशिप में जाना है तो आप कैसे करो? दरवाजा तो वापस जा नहीं सकते, स्पेसशिप में कोई ग्रेविटी वगैरह थोड़ी है, जा ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली, कैसे फोर्स लगा दोगे? और पीछे की तरफ फोर्स नहीं लगा पाओगे, बेटा इसे खोलते ही मर जाएगा। कुछ नहीं, अब सुनो ध्यान बेटा, एक्चुअल में क्या था कि ऐसे केस में मतलब समझ के चलना कि सर हमारे ना जेब में पत्थर थे, मान लो, मान के चल लो ना, मेरी बात सुन लो, जेब में पत्थर थे, और उन पत्थर को हम लोग जहाँ पर स्पेसशिप है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे। सर मतलब स्पेसशिप मेरा पीछे छूटा हुआ है, मैं पत्थर निकालूंगा और इसको इधर फेंकूंगा, ये हुआ एक्शन, और एक्शन का रिएक्शन, और जैसे गेट आएगा पकड़ के अंदर घुस जाओ। फायर एक्सटिंग्विशर के साथ भी ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली बेटा, एक्शन रिएक्शन होता है, जितना बड़ा पत्थर फेंकोगे उतना ज्यादा एक्शन रिएक्शन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्पेसशिप का, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और सिचुएशन दे देते हैं, एक और सिचुएशन दे देते हैं। मान के चलो आप लोग एक नाव में बैठे हो, नाव में बैठे हो, आपके पास कोई चक्का वक्का नहीं है, जैसे नाव चलाते हैं चप्पू, वो नहीं है, और आप बीच नाव में कहीं पर फंस गए हो इस तरीके। हाँ, अरे बीच समंदर में, पानी में, बीच झील में, झील में आप फंस गए हो, ठीक है। और मैंने मान के चला कि आपके पास आपके हाथ बंधे हो, कोई आपको लेकर जा रहा था, अभी आप हाथ बंध गए, अब आप बैठे हो, ठीक है। अब आप पानी से बाहर निकलना चाहते हो, आपका कोना इस तरफ, आपके हाथ पैर सब बंद, तो आप लोग क्या करोगे कि इससे इधर पहुंच पाओ? कैसे फोर्स लगाओ? ऐसे 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 तो कुछ होगा ही, पैर हाथ पैर तो बंद है, ऐसे तो चल जाएगा, क्या चलोगे? चल नहीं पाओगे हैं? और कोई आइडिया किसी के देखो हैं? क्या कह रहा है? क्या करते हैं? बोल। कूदेंगे उस पर, कूदें, बैठ के कूद रहा हो, अबे हाथ पैर बंद है, गिर जाएगा। हाँ, वो खड़े होके ऐसे आगे पीछे वाली फोर्स लगाएंगे, खड़े होके ऐसे, ये कौन सी फोर्स? ये गंदी गंदी फोर्स लगा यहाँ पे, नया करके सही में ऐसे फोर्स नहीं लगा, अभी 9th क्लास में अभी नहीं लगाते ऐसी फोर्स। जो सुनो इधर, पूरी बायोलॉजी आज पढ़ लो, तुम फिजिक्स पढ़ो ना बेटा। ये बोलो सर हम थूकेंगे, हाँ सुनो ना, तुम इधर बैठे हो, थू एक्शन, एक्शन का रिएक्शन, तो बाय स्पिटिंग ऑन द अदर साइड आपने एक्शन किया,
हाँ इतने तेज थूक, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं कि एक्शन का रिएक्शन इस तरीके से होगा। तो इससे अगर आपके पास ये है तो बाय स्पिटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द शोर, जहाँ पे किनारा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप थूकोगे तो आप पीछे की तरफ चले जाओ। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, देखो एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट बोलती है, कराने को कहती है कि एक स्प्रिंग बैलेंस लो और इसे कहीं पे टांग दो। अब टांग तो सकते नहीं, मेरा एक प्यारा बच्चा है यहाँ पे, पता है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट में आता है। आज तो वैसे तैयार बैठा है इधर, हो ना हो कुछ ना कुछ बुलाओगे तो मुझे ही आ जा, फिर आ जा। टोपी नहीं पहन के आया, आज टोपी नहीं पहनी थी, तो जैसे इसे यहाँ से पकड़ ऐसे, ठीक है, और इधर तो दिखा दो। देखो काइंड तो होनी चाहिए थी एक्चुअल में, ये दो स्प्रिंग ना वो होनी चाहिए सेम आइडेंटिकल। इसको मेरे को जो है यहाँ से लटकाना था और उसके बाद जैसे मैं इसको नीचे खींचता, नीचे वाला ऊपर आता, मतलब ऑपोजिट, दूसरे वाले को मैं दूसरे एंड से बांधता है ऐसे कर। ठीक है, अब देखो ध्यान से जरा, यहाँ पर अभी ये स्प्रिंग का मास अलग है, इसका मास अलग है, दोनों का मास अलग है। मैंने क्या बोला था, एक्शन फोर्स हमेशा इक्वल टू रिएक्शन फोर्स जरूर होता है, लेकिन उसका इफेक्ट सेम आए जरूरी नहीं है, क्योंकि दो बॉडी जिस पे एक्ट कर रहा है उनका मास अलग अलग होता है बेटा। समझ में आ रहा है? इफेक्ट अलग अलग आएगा लेकिन फोर्स सेम आता है। एक्शन फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? रिएक्शन फोर्स के। तो देखो बेटा, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूं, तो ये हमारे पास हो गया ऑन। अब ये 0 kg पर है, मैं खींच रहा हूं इसे थोड़ा सा, तो भैया इसे खींचने पर तू क्यों खींच रहा है? वहीं रहे। देखो ये भी नीचे आएगा, देखो अभी तो मैंने यहाँ पे कर दिया था, ये 0 पर है, ठीक है। अब देखो ये इसे खींचा तो यहाँ पे कितना आया, कितना आ रहा है दिख रहा है? 7.6 समथिंग आ रहा है। नहीं छोड़ना नहीं है, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो देखो ये 0 से ये भी 5 पे इंक्रीज हुआ। ध्यान से देखो, जितना इधर एक्शन आया उतना इधर रिएक्शन आया। तो एक्शन मैं कर रहा हूँ, रिएक्ट यहाँ पे फिक्स हो गया ना, ये एक्शन तो मैं इस पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खींच रहा हूँ, तो रिएक्शन फोर्स ये हो रहा है। तो 5 किलो इक्वल टू 5 किलो 4.8। अब मैं बढ़ा दूंगा, उधर खींच दूँ। देखो अगर हम लोग खींचेंगे जाए तो 9 किलो आ गया, 8 किलो। तो ये क्यों हो रहा है? एक्शन, हाँ एक बंदा छोड़ देगा तो एक गिरेगा। तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, और इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। हाँ अगर एक बंदा छोड़ के दूसरा बंदा गिर जाए तो उस पे भी जो है रिएक्शन कराना। ये एक्सीडेंट मत कराओ, करना है तेरे को, तो तुम दोनों कर लो। हाँ बस, फिर क्यों करना है? पता तो है ही, तुम तो करते नहीं हो। ऐसे बचपन में हाथ छोड़ दे, उसका छोड़ दे, वो गिर जाता, फिर हंसते गिर गया। जब छोटे थे, अभी भी हंसते, तो कर ले आगे, हम हंसेंगे। अच्छा, एक्शन रिएक्शन फोर्स समझ में आ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये कहानी क्लियर है। अच्छा अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। मैं अगर आपसे कहता हूँ लेट्स से एक आदमी थे, क्या कर रहे थे? एक आदमी थे। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई है? स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है बेटा, इसकी वजह से अगर ये इक्वल एंड अपोजिट होंगी तो मूवमेंट क्या होगी? नेट मूवमेंट 0। भाई इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो नेट मूवमेंट क्या होगी? 0, ठीक है। और सेकंड लॉ भी यही कहता था कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है। ये भी अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, उसकी दिक्कत मत लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखना है ना। सेकंड लॉ मोमेंटम के बेस पे था, और वो कहता था कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है। क्या बोलता है? टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही आता है, और ये सेकंड लॉ ही, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं, ये एक आदमी है, ठीक है, और ये कुश्ती लड़ रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, लड़ेगा, हंसते लड़ते हैं। ये आदमी 60 किलो का है, 60 किलो, 6 ग्राम का लग रहा है, मान लेना 60 किलो का है, मानने में क्या जा रहा है। और ये आदमी और कुश्ती लड़ रहा था 100 किलो का, ये आदमी है 70 किलो का। सर कह रहे जयंत के साथ लड़ रहा है। मैं और जयंत लड़ रहे हैं, ठीक है। जयंत का भी सुनो ध्यान से, ये आदमी कितना है? 70 किलो का है, राइट, 10 किलो ज्यादा है। अच्छा अब मैंने कहा कि जब मैंने इसको धक्का दिया तब एक्सेलरेशन इसकी हुई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। मैंने उसे धक्का दिया तो एक्सेलरेशन कितनी हुई इसकी? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो ये बताओ कि मुझ पर जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आएगी? -3, है ना। ऐसा नहीं होगा बेटा। अब देखो क्या करना होगा। एक्चुअल में ये मेरा एक्शन था कि मैंने 70 किलो पे 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्शन किया,
तो आपको पता होना चाहिए F की वैल्यू क्या होती है। F इज इक्वल्स टू एम ए, वी माइनस यू अपॉन टी, एम ए बेटा, ए दे तो रखा है इस बार डायरेक्ट। और ये तो मेरा एक्शन था, और एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन रहेगा, यानी कि 60 इंटू में एक्सेलरेशन जो भी आएगा मेरा वो बराबर होगा 70 इंटू एक्सेलरेशन। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, F इज इक्वल्स टू F ही तो कर रहा हूँ मैं, ये भी फोर्स के इक्वल, ये भी फोर्स के इक्वल। अब 60 मास मेरा था, एक्सेलरेशन मेरे को पता नहीं है, 70 इंटू 3, राइट। 3 से ये टूट जाएगा 20 बार, तो x इज इक्वल्स टू 70/20, तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3.5 मीटर पर। यानी कि अगर मैं उसे ऐसे पुश करूँगा तो मैं और पीछे थोड़ा सा ज़्यादा जाऊँगा, उसका मास ज़्यादा है ना भैया। हाँ, तो इफेक्ट हमारे पास एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि अगर मैं किसी बच्चे के थप्पड़ मारता हूँ तो उस बच्चे ने भी मेरे वापस मारा है। हिम्मत हो रही है, न्यूटन यही बता रहे हैं। नहीं ऐसा बेचारे का तुम खामखा आ रहे हो, फंसा रहे हो। अच्छा कहा, ये कहानी समझ में आ रही है? मैं मारूंगा। अच्छा तेरे कह रहा था, मजा आया। चलो अच्छा, अगली बात मेरी बात सुनो। अगला एक एनसीईआरटी हमसे कहती है कि हमारे पास जैसे कि स्विमिंग का एग्जांपल, वो किसका एग्जांपल है? वो भी थर्ड लॉ का एग्जांपल हो सकता है, एक्शन रिएक्शन। आप एक्शन से वाटर को पीछे धकेलते हो तो वही वाटर आप लोगों को आगे धकेल देता है, तो एक्शन का रिएक्शन हो गया। इसके अलावा जब फायरमैन इतनी बड़ी, अरे मतलब यार पाइप, जो हाँ वाटर गन जो वाली वो होती है, उसको लेके आते जैसे इसमें से तुरंत से ऑन करते हैं और पानी बहुत तेजी से आगे जाता है तो आदमी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लेट के पानी डालते हैं, वो लेटने की कहानी भी समझाऊंगा मैं, लेट के पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर भी एक्शन का रिएक्शन की वजह से वो पीछे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल है हमारे पास स्केट बोर्ड का, इसका स्केट बोर्ड का, और ये स्केट बोर्ड हम लोग लाए। अब इस स्केट बोर्ड पे हम लोग एक्शन रिएक्शन करके दिखाएंगे। ठीक है, हाँ भी दिखेगा, कैमरामैन आएगा ये, और मैं स्केट बोर्ड पे खड़ा हो गया हूँ और रिस्क बहुत तगड़ा है ना। हालांकि एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि स्केट बोर्ड पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मोशन है। मेरे को भी आता है, तो क्या समझ रहा है? स्केट बोर्ड चलाना नहीं आता? ए नालायक लड़का, आ जा, खड़ा हो सामने खड़ा हो। अब देखो बेटा, एक्चुअल में मैं स्केट बोर्ड पर खड़ा हूँ और मैं अभी इसके हाथ से इसको एक्शन दूंगा, थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ, हटना खड़ा है। ठीक है, ये अब मैं इसको एक्शन दूंगा, हाथ तो लगा, दम से आराम से लगेगी, तो देखो तेज थोड़ा दम लगाइयो मेरी तरफ, तू मेरी तरफ फोर्स लगाइयो। अबे रुक, ये बोला नहीं गिरा दे। अब बेटा मैं, तू खड़ा रहना, लेकिन मैं इस पे एक्शन करूंगा तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर रिएक्शन नहीं होगा, होगा तो मेरे ऊपर ही। तो तैयार है? देखो स्टेबल रहना, ठीक है। सर वो ये देखो, मैं जानबूझ के नहीं हुआ, मैंने ऐसे एक्शन किया तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। और ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? स्केट बोर्ड पे खड़े होकर एक चीज, ये भी सही कह रहा है। अब देखो भैया, कोई भारी चीज होगी ना, उसे फेंकने में मजा आएगा। ये पानी की बोतल, 2 लीटर की पानी की बोतल भरी है, तो देखा, अब ध्यान से देखो जरा, ये वहां पे बैठ गई ना, कैच भी कर लूं। देखो भाई, मैं इसको थोड़ा सा आगे हो जाऊं, हैं? नहीं, स्केटबोर्ड से आगे हो, समझे ना क्या हुआ? एक्शन का रिएक्शन हुआ। वो एक्चुअली खड़े हो तो तुम्हें दिखता नहीं, तो स्केटबोर्ड पे मैं देखा कि भैया आराम से हो रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन हुआ। ठीक है, ये कौन सा है? थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट एक्शन। एक्शन किस पे किया था? बोतल पे। रिएक्शन किस पे हुआ? भानु भाई पे। समझ में आया? तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, हमारे पास एक्शन रिएक्शन के फोर्स कैसे होते हैं हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, कंजर्वेशन मोमेंटम की डेरिवेशन पूरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, लेकिन आज हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। बेटा इसको अरेंज मैं कर दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लो। मैं यहाँ पर आप लोगों को आज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पर उससे पहले 1-2 चीजें और बताऊंगा और फिर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। ठीक है,
सेट तो अच्छा किया था बेटा तुम, थोड़ा सा चेंज करना था इसको और ये, ठीक है। किसके साथ कुछ नहीं हुआ, हो गया था पीछे आगे, तूने देखा इससे लग गई थी। चलो मेरे साथ देख लिया तूने, हो गया बहुत कुछ, कमाल कर रहे हो। अरे पढ़ा तो मैं रहा हूँ। अब देखो इधर सुनो ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ये कहता है कि जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम जो किसी बॉडी का है वो हमारे पास हमेशा फाइनल के इक्वल रहता है और हमेशा कंजर्व रहता है। क्या रहता है? कंजर्व रहता है। यानी कि अगर मैं बॉडी ए का मोमेंटम लेता हूं और बॉडी बी का मोमेंटम लेता हूं तो ये 0 है। क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब इसको समझने से पहले थर्ड लॉ के एक दो एग्जांपल और सुन लेते हैं, जिसका नाम है वॉकिंग ऑन अ क्या रॉड, रोड लिखा है ROAD रोड, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं अगर जमीन पे वॉक कर रहा हूं तो वॉक क्यों कर पा रहा हूं, आज इस चीज को समझाता हूं, ठीक है। जब भी मैं क्या ग्रेविटी ये मेरा पैर मान के चल लो ना यार, मतलब मुझे कुत्ता कह रहा है डायरेक्टली, देख रहे हो हिम्मत इतनी हो रही है बच्चों में, टीचर कुछ नहीं कह रहा था, इसने भी कहा था। देखो टैलेंट मेरा, मैं कुत्ते के पैर बिल्ली की पूंछ एक साथ बना सकता हूँ। अरे सुनो, अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो ध्यान। अब जैसे मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा बेटा तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा, राइट, ये कुछ एंगल क्रिएट कर रहा होगा और इस एंगल पे ध्यान से सुनो, मैं एक्शन जो है इस तरफ पुट कर, ये एक्शन है जो एक एंगल पे, देखो जब भी हम लोग पैर ऐसे कर रहे हैं तो एक एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है ना, मेरी एडी और जमीन के बीच में एक एंगल बन रहा है और जो मैं फोर्स पुश कर रहा हूँ किसी एंगल पे पीछे फोर्स को पुश कर रहा हूँ। ये तो समझ में आ रहा है ना यार, उसमें कैमरे में क्या दिखाना है तुम तो देख ही रहे हो। हाँ, जो बच्चे कैमरा में देख रहे हैं भाई अपना पैर उठा के देख लेना, हल्का से एक एंगल बना रहा होता है जमीन से और इसका, भाई तुम्हारा पैर हल्का सा यूं उठता है और जमीन ये होती है, तो ये जो एंगल बन रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले एंगल। अब इससे आप जमीन को पीछे पुश कर रहे होते हैं तो इस पे एक एक्शन की वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इधर की तरफ आता है। लेकिन सर फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं? बेटा ध्यान सुनना, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर एक ये तो रोड है हमारी पूरी, ये तो हमारे पास पूरी रोड है और हमने रोड को इस एंगल पर पुश किया, ये थीटा एंगल होता है बेटा। इस थीटा एंगल पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी थीटा हो जाएगा, जो एंगल है वो तो इक्वल ही रहेगा बेटा हमारे पास, थीटा इज द कोई भी एंगल, ठीक है। अब ध्यान सुनो, लेट्स से मेरे पास इधर लगाया हुआ फोर्स F आया है, क्या आया है? F आया। ध्यान सुनना, ये बड़ी क्लास की बातें 11th की, लेकिन मैं तुम्हें आज बहुत एक अच्छी चीज सिखा रहा हूँ जिसे हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन या कंपोनेंट रिजोल्यूशन। कंपोनेंट रिजोल्यूशन क्या हो रहा है? वो अलग चीज है, वो ये है जब तुम क्लास में आते हो तो आपको रिजोल्यूशन लेना है कि आपने आज क्या सीखना है, वो इसलिए रिजोल्यूशन लिखवाया है कि रूम में घुसते ही रिजोल्यूशन लो कि आज हमें कुछ सीख के जाना, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। मैं तो डिग्री लेता हूँ कि मुझे ये सिखाना है, तुम लेते हो रिजोल्यूशन? अच्छा आप सुनो, कंपोनेंट रिजोल्यूशन क्या होता है मेरी बात ध्यान से। लेट्स से कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई भी एंगल थीटा है। आपको साइन थीटा कॉस थीटा पता है? नहीं। मैंने बता रखा था, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कराए थे। फिर तो पूरी लंबी क्लास निकल जाएगी। फिर एक काम करो, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो समझ लो। ये जब मैं आपको पूरा कंपोनेंट रिजॉल्व करना सिखा दूंगा ना, मतलब थीटा की वैल्यू एक क्लास उसमें ले लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आज जो मैं बता रहा हूँ बस उसे समझ लो, ठीक है। वैसे तो तुम लोग सीधा बोलोगे कि भैया हम लोग एक्शन से जमीन को पुश करते हैं और जमीन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देती है, इसके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये 9th क्लास का आंसर चल जाएगा, है ना। हाँ, फ्रिक्शन लगती है बेटा, फ्रिक्शन की तो अपोजिट, फ्रिक्शन के साथ तुम लोग आगे चल पाते हो, क्योंकि जो आप एक्शन कर रहे हो जमीन पे कर रहे हो और फ्रिक्शन की वजह से आप, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? जब आपके पास जो चीज कांटेक्ट में आती है उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसने याद दिला दिया तो मैं याद रखूंगा। फ्रिक्शन के बारे में भी एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे छोटा सा, जो उसमें बोला। अब देखिएगा ध्यान से, जिधर थीटा होता है, जिधर एंगल होता है और ये एफ है ना, जिधर थीटा होता है उस तरफ अगर उससे कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, यानी कि इस लाइन के अलावा
तो इधर आता है इसका कॉस कंपोनेंट, तो f cos थीटा क्या आता है, f cos थीटा, ठीक है। और हमारे पास जो ये वाला एंगल, बेसिकली इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, देखो बन रहा है ना, एक ये तो रोड हो गई और ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट होता है, इसे कहते हैं नॉर्मल कंपोनेंट। अब ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है इधर थीटा होता है, उसके बाद जो बचा हुआ कंपोनेंट है यानी कि ये वाला पूरा, ये आता है f sin थीटा। ये कैसे है मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें समझाता हूं, लेट्स ध्यान सुनो। देखो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए कुछ तो फायदा होना चाहिए ना भाई। मेरा एंगल लेट से ये, अब मैंने आपको बताया था cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। क्या बता रखा है मैंने आपको, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। लेट से ये वाली वैल्यू आपके पास a है, क्या है, a है। अब ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये वैल्यू, ये इस पूरे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, तो मैंने ओ पी क्यू दे दिया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में जो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, जहां पे एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं बेस। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू अपॉन बेस अपॉन ओ क्यू। तो हमारे पास जो पी क्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आई, a टाइम्स cos थीटा, यानी कि जिधर थीटा है उस वाला जो कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, उस फोर्स का cos कंपोनेंट। देखो इधर थीटा था, यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज था उस पे क्या था, फोर्स लग रहा था, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा बेस कंपोनेंट क्या आएगा, f cos थीटा। अब ये वाला कंपोनेंट देखो, चाहे ये वाला कंपोनेंट देखो चाहे ये वाला कंपोनेंट, बात तो सेम ही है, चाहे ये वाला कंपोनेंट देख लो। अब इसमें लगाता हूँ sin थीटा। sin थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर है इसमें OP, तो OP अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, OQ, यानी कि A इज इक्वल टू sin थीटा। तो देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है इसका, OP बराबर A sin थीटा, समझ में आ रहा है। तो OP इज इक्वल टू A sin थीटा, यानी कि ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट आता है, देखो ये हमारे पास क्या आ गया, f cos थीटा, और ये क्या आएगा हमारे पास f sin थीटा। तो ये वाला भी सेम इसी के यहाँ से ऐसे लगा दो, ये भी f sin थीटा है, ठीक है। अब सुनो, फोर्स जब हम लोग आगे लगा, आपको अपना आंसर समझ में आ गया ना क्या लिखना है, बट बहुत डिटेल में आपको समझना है क्योंकि हम लोग ये चीज़ें कॉम्पिटिटिव लेवल पे चल रही हैं, ठीक है। NTSC के लेवल पे भी आप लोग तैयारी कर रहे हो कुछ बच्चे, तो तैयारी रखनी है उस चीज़ की। तो जिस एक्शन से हम लोग फोर्स लगाते हैं उसका रिएक्शन होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और उस रिएक्शन का जो f cos थीटा है इसकी वजह से हम लोग फॉरवर्ड चल पाते हैं। क्या कर पाते हैं बेटा, फॉरवर्ड चल पाते हैं। लेकिन फॉरवर्ड चलते चलते हम लोग गिरते नहीं हैं, खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वो खड़े क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फोर्स है f sin थीटा जो कि हमारे वेट को बैलेंस करता है। तो वेट बैलेंस किसकी वजह से होता है बेटा, f sin थीटा की वजह से। वेट बैलेंस किसकी वजह से होगा, f sin थीटा की वजह से। और हम लोग आगे किसकी वजह से बढ़ते हैं, f cos थीटा, ठीक है। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम भी ऐसी रहती है, क्या रहती है, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, यानी कि एक फ्रिक्शन तो करवाना है, मैं याद रखूंगा। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम देखो, ये क्या है, हॉर्स। सर ने अपनी चोटी बना, और ये कार्ड, ठीक है, इस हॉर्स से ये कार्ड बंधी रहती है। चूहा लग रहा है, वाह नहीं वो लग सुना ना ध्यान से, सर काट हॉर्स काटने वाला है। अरे ये आगे वाला टायर है, पीछे समझ ध्यान। सर इसके आगे मजरू भाई की पेंटिंग फेल है। मजनू भाई फेल है, थैंक यू यार, ये बहुत लंबी बिकेगी। चलो इधर देखो, ये घोड़ा, सुन तो सही, ये घोड़ा भी जमीन पे एक्शन लगा रहा है, तो इसका ये जो कंपोनेंट ये वाला है तो इसको आगे बढ़ा रहा है, और जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट है ये हॉर्स के वेट को बैलेंस कर रहा है, और जिस फोर्स से आगे बढ़ रहा है इसी वजह से ये जो है ये भी इसको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हॉर्स कार्ट पे भी बिल्कुल सेम तरीके से रखती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर है। तो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम हो या फिर मैन वॉकिंग प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ है, इसमें सब में कहानी कौन सी लगती है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ही कहानी लगती है। हाँ, ये आपने क्या लिखा है, एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, और वो कांस्टेंट होता है। इसलिए जो हमारे पास सेकंड लॉ है वो भी तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए कहता है,
ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्शन रिएक्शन फोर्स अगर मैं कहता हूं FAB, लेट्स से ये बॉडी A है और इसने फोर्स लगाया B बॉडी पर, इसने फोर्स लगाया B बॉडी पे, ठीक है। एक्शन जो A ने B पे लगाया होगा उसे बोलूंगा फोर्स ऑफ A ऑन B, ये बराबर होगा -BA। बिल्कुल सही है। एक्शन रिएक्शन फोर्स आपके पास क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो आप ये भी कह सकते हो FAB प्लस FBA ये किसके इक्वल होता है, 0 के। ये भी थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है, ये भी थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। समझ में आता है। अब हम लोग एक फेमस एग्जांपल देखते हैं बेटा, जिसका नाम है रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। देखो ये रही, मजा आ गया पाइप बना दे। ठीक है, गन है ना, समझ आ रहा है। ठाए मारोगे और ठाए बंदूक ये तो गली है, लग रहा है, समझ लेना, मानने में क्या जाएगा। अब समझ ध्यान से, ध्यान से। आपके पास यहाँ पर अंदर एक बुलेट रखी हुई, क्या रखी हुई है, बुलेट रखी हुई, और जैसे आपने ट्रिगर दबाया ये बुलेट आगे जाएगी, ये तो ये बुलेट आगे जाएगी, बुलेट आगे पहुंच गई। अब ध्यान सुनो, जैसे ही बुलेट नली से निकलेगी तो एक्शन के साथ जाएगी और ये रिएक्शन पीछे करेगी। अब ध्यान सुनो, बुलेट का मास लेट से छोटा m है, तो बुलेट की वेलोसिटी बड़ा जो v फायर वेलोसिटी, और मेरे पास ये जो गन है इसका मास m, क्या है, बड़ा m, मास ज्यादा होगा। तो जब इसका एक्शन रहा होगा तो ये रिएक्शन की वजह से बंदूक पीछे भी आती है, ये तो आगे गई है, तो आगे का रिएक्शन किस तरफ होगा, जैसे मैंने बोतल आगे फेंकी थी तो मैं किस तरफ गया था, पीछे की तरफ गया था। तो जब बंदूक में से गोली आगे की तरफ जाएगी तो बंदूक खुद किस तरफ जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो ये हो जाएगा u वेलोसिटी, जिसकी वजह से बंदूक पीछे आई। हाँ बेटा क्या पूछ रहे हैं, वो बंदूक पकड़ी है, हाँ तो उसका मोमेंट एग्जैक्ट। देखो उसने बोला है कि जिसने सर बंदूक पकड़ी है उसका अभी तो मोमेंटम पीछे की, बिल्कुल बेटा ये समझाना चाह रहा है, इसी को रिकॉइलिंग बोलते हैं। रिकॉइलिंग का मतलब अगर आप बंदूक से चलाते हो तो आपका हाथ पीछे को भी आता है, उसी चीज को रिकॉइलिंग होते हैं। पबजी में था ये, मैंने पबजी आज तक नहीं खेली, चलो सच्ची मैंने नहीं खेली। पीछे क्यों होते हैं अभी सुनो ध्यान से, अभी सुनो ध्यान से। ये और जो उसने बोला अभी, क्या बोला बेटा तूने, कंधे पे रख, उसका ही बताऊंगा रीजन, अभी देखना ध्यान। उसके पीछे भी साइंस है, कंधा टूट जाता है, उसके पीछे भी साइंस है, ये देखो यहाँ पे। तो ये देखो ये u जो है आपके पास इसके इक्वल होगा, यानी कि मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब सुनो ध्यान से, अगर u जितना ज्यादा होगा उतना हाथ पे झटका ज्यादा लगेगा। भाई अगर हवा में ठाणे जो दिखाया था तो मैं ऐसे ही कि भाई साहब पुलिस अफसर धूम धूम यू मार रहे हैं, यू मार रहे हैं, धान धान, ऐसे नहीं चल जाती है गोली, रिकॉइलिंग होती है बहुत तगड़ी, ठीक है। अब सुनो, आप लोगों ने मूवी देखी होंगी, उसमें जो फौजी वगैरह थे वो लेट जाते थे और लेटने के अपने कंधे पे रख के तब धू 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 मारते थे। गोली जब चलाते थे वो अपने कंधे पर रखते थे और उसके बाद लेटते थे और उसके बाद धू करते थे, यानी गोली चलाते थे। तो वो ऐसा क्यों करते थे, आइए जानते हैं, ध्यान सुनो। मोमेंटम क्या रहेगा बॉडी का हमेशा, बताओ, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा हमेशा बेटा, कंजर्व रहेगा। हाँ, अब मोमेंटम कंजर्व करना है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। तो यानी कि ये जो वेलोसिटी है जिससे ये आगे गई है ये इसके इक्वल करनी है, और अगर मैं मास को बढ़ा देता हूं तो इस वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे 10 इंटू एक्स मान लो, मैंने कहा बड़ी बॉडी का मास m इंटू एक्स, अभी मुझे नहीं पता, इज इक्वल्स टू 10 इंटू मास इसका चलो 4 ले लेते हैं, और v बहुत तेज होगी तो v इंटू 50 है, ठीक है। ये कहीं रहते हैं, अगर हमें मोमेंटम कंजर्व करना है तो हमें ये करना है।
तो अभी देखो जब बॉडी का मास 10 था तो हमारे पास x कितने आएंगे, ये देखो ध्यान से 54 या 200 तो x इज इक्वल टू 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। भाई मैंने कहा एक बुलेट है उसका मास 4 ग्राम है, उसकी स्पीड थी कितनी 50 और बंदूक की जो थी वो 10 ग्राम मास था मान के चलिए। तो बताओ उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, तो रिकॉइल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ध्यान सुनो, मैंने कहा मैंने बंदूक का मास बढ़ा दिया, क्या करा मास बढ़ा दिया, और मैंने कहा बंदूक का मास कर दिया मैंने 500 ग्राम, बंदूक का मास बढ़ा दिया तो 500 ग्राम बढ़ाते ही मेरे पास ये कितना है, इतना ये चेंज होगा, बंदूक का मास बढ़ा है तो ये मैंने इतने रखा 200। तो देखो x की वैल्यू क्या हो गई 200/500 0.4। ये देखना जरा, मास बढ़ाया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो रही है, यानी कि मास के बढ़ाने पर वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को कंजर्व तो करना ही है ना चीजों को, तो अगर एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी चीज घटेगी। तो जब हम लोग कंधे में लगाते हैं गन को अगर हम करें तो उसमें एग्जैक्टली उसमें रिकॉइल कम होगा। भारी गन को अगर हम बॉडी के साथ लगाते हैं तो गन का मास और हमारी बॉडी का मास अब पूरा एक मास बन जाता है, मास ऐड हो गया, इसलिए रिकॉइलिंग जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हमारे चोट कम लगेगी। अगर तुम ऐसे ही AK-47 चला दोगे तो तुम्हारा कंधा उतर जाएगा एक बार में, क्योंकि रिकॉइलिंग वेलोसिटी कितनी घड़ी होगी, समझ में आ रही है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग लेट के चलाते हैं ताकि उस गन का मास और हमारा मास एक मास बन जाए। मास ज्यादा बढ़ जाएगा तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आप लोगों की, कम हो जाएगी, और इस वजह से हम लोग उससे बच जाते हैं। किससे, रिकॉइल वेलोसिटी और गन के इफेक्ट से। समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, पक्का आगे चल सकते हैं। ये कहानी थी आपकी थर्ड लॉ के मोशन। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जब मैं सेकेंड लॉ पढ़ाया था तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ, है ना। तो वो आपको मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। देखो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp, अब मैं आपसे कहता हूं ए बॉडी पर जो भी लग रहा होगा, राइट, तो dp इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा dp/dt। और मोमेंटम हमेशा सेकेंड लॉ क्या कहता है, मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व, कांस्टेंट रहता था ना। तो dpa/dt प्लस dp मोमेंटम में किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेकेंड लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ है, सॉरी सेकेंड लॉ है, ये भी सेकेंड लॉ है ना। ये बॉडी बी पर, ये बॉडी ए पर है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये बॉडी बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कंजर्व रहेगा यानी कि जीरो रहेगा। नहीं बेटा, जिस टाइम पे एक्शन हुआ होगा उसी टाइम पे रिएक्शन होगा, कैसे टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज नहीं होगा बच्चा, बॉडी चेंज कर दी है मैंने ए और बी, एक्शन शायद ए ने किया होगा तो रिएक्शन बी पर हो रहा होगा, वाइस वर्सा, बी ने एक्शन किया होगा तो रिएक्शन ए पर हो रहा होगा, लेकिन नेट वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जीरो रहेगी, राइट। तो आप कह सकते हो कि सर आपका dpa/dt बराबर -dpb/dt। dp/dt क्या था हमारे पास कल, फोर्स, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो आप लिख सकते हो F/A/B इज इक्वल टू माइनस का F/B/A। और ये देखना जरा थर्ड लॉ की स्टेटमेंट मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को यही लिखवाई थी, और ये हमने किससे प्रूफ करी है, सेकेंड लॉ। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेकेंड लॉ एक रियल लॉ है। व्हाई, बिकॉज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द सेकेंड। क्लियर है, सारी कहानी क्लियर है। एक बच्चे ने फ्रिक्शन का पूछा, तो बेटा फ्रिक्शन मैंने वैसे आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्लास में भी, तो बस बेटा एक्चुअल में क्या होते हैं फ्रिक्शन, जो आप कह रहे हो कि सर हमने फ्रिक्शन तो लगाया हुआ जमीन पर, हाँ बिल्कुल लगाया है। एक्चुअल में देखो, ध्यान सुनना मेरी बातों को, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ये मार्कर इधर रखा हुआ है लेट्स से, ठीक है, और इसको मैंने अभी एक सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। अब आपके पास मैं इस मार्कर से एक फोर्स लगा रहा हूं, मान के चल रहा हूं लगा रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये जो मार्कर बी है, ये जो मार्कर बी है, इस पे एक मार्कर ए है, ये फोर्स लगा रहा है, ये ए मार्कर इस पे फोर्स लगा रहा है, पर क्या आप लोगों को बी मार्कर मूव करता हुआ दिख रहा है,
नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स तो लगा रहा है लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहा है। अब वो क्यों नहीं कर पा रहा है, आइए इस चीज को समझते हैं। एक्चुअल में किसी भी बॉडी के मूव करने के लिए आप लोगों को उतना फोर्स तो देना ही पड़ेगा जिसकी वजह से वो बॉडी वहां तक रुकी हुई है। फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। लेकिन बेटा फ्रिक्शन भी हमारे पास, यहाँ पर याद रखो, जिसकी वजह से वो रुका हुआ है। कोई भी बॉडी जो रुकी हुई है आपकी, वो किस फ्रिक्शन की वजह से रुकी हुई है बेटा? आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। तो पिछले उसमें पढ़ा था ना 8th क्लास में। यानी कि अगर आप लोगों को स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी, स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका, तभी आपकी बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी। अब ध्यान सुनो, इस पे अगेन वही कहानी है, ये है। अब मैं अगेन मूव कर रहा हूं पर बेटा मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन बस मैंने एक फोर्स लगाई और ये मैक्सिमम वैल्यू जहां तक ये रुका था। यानी कि अब इससे हल्का सा भी ज्यादा मैंने फोर्स लगा दिया तो बॉडी अब मूव करना शुरू कर देगी। ये देखो, यानी कि एक मैक्सिमम वैल्यू आई होगी ना स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू तो आई होगी कि अब अगर आपने इसके आगे हल्का सा भी फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग। तो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दी तो अब बॉडी मूव कर जाएगी। देखो अब ध्यान से, ये लगाया, ये ए ने फोर्स लगाया बी पर, लगाया यार, हाँ तो देखो अब ये स्टैटिक, लिमिटिंग और ये देखो अभी मूव करते हैं, जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे वो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब बॉडी मूव कर रही होगी तब एक फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होगा। जब बॉडी मूव कर रही थी इसके फोर्स लगाने पर, तो ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे अपोज कर रहा होगा, मूवमेंट के दौरान अपोज कर रहा होगा, तो उस समय का जो फ्रिक्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी इन तीन फ्रिक्शन में से वो किसकी होगी? स्टैटिक की, काइनेटिक की या लिमिटिंग की? काइनेटिक की, क्योंकि सबसे ज्यादा नहीं बेटा, सबसे ज्यादा रहेगी लिमिटिंग की। क्यों रहेगी? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो लिमिटिंग की सबसे ज्यादा रहेगी, फॉलोड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन वैसे डिपेंड करेगा, बट एक 9th क्लास के बेसिस पे आइडिया दे रहा हूं मैं तुम्हें। और सबसे कम रहेगी काइनेटिक की, बट ये केस कंपलसरी नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। ध्यान सुनो कैसे ग्राफ बनेगा, ग्राफ बना देता हूं मैं तुम्हें। फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स। आपने इधर फोर्स लगाया था, इधर फ्रिक्शन था ना, इधर फ्रिक्शन, इसके और मेरी उंगली के बीच फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स, और ये जो है ये फोर्स लग रहा है, इसका ग्राफ है। ये पहले तो रहेगा हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे ही आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये आ जाएगी इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जैसे ही आपने ये कर दिया तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ इस तरीके से रहेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो या ऐसा, इसका हम लोग एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकते, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ये पक्का है कि लिमिटिंग की वैल्यू में सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ की बात करूंगा स्टैटिक की, फ्रिक्शन की, तो ये सारी वैल्यूज जो है हमारे पास क्या है? कम है। और देखो अगर ये ग्राफ ऐसे आके चलेगा तो देखो ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है इसके मुकाबले, लेकिन ये जो वैल्यू है ये किसकी है? एफ फ्रिक्शन लिमिटिंग। एफ का मतलब है फ्रिक्शन से, तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? लिमिटिंग की। ये जो कांस्टेंट हो गया है किसकी है? काइनेटिक फ्रिक्शन की। और जो कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था एक लिमिट तक, वो किसकी है? स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो ये कहां है तुम्हारे पास? फ्रिक्शन की रहती है। अब समझ में आ गया, हम जब नीचे करते हैं तो एक साथ ही आगे क्यों नहीं बढ़ते, तो इधर रुक रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास जब तक एक स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने वाला फोर्स नहीं आएगा, आप लोग कभी भी आगे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहानी समझ में आती है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सारी चीज समझ में आ गई हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स समझ में आ गया है। अब एनसीईआरटी दे दो, मैं देख लूँ कुछ छूटा वूटा तो नहीं है एनसीईआरटी। ठीक है, देखो भाई एनसीईआरटी में थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ऑपोजिट, दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, वॉकिंग ऑफ रोड। इसके बाद गन जब फायर होता है, जब सेलर जंप करता है, दो चिल्ड्रन को दो सेपरेट कार्ट पे खड़ा होना था, एक को
सैंड देना था, गेम ऑफ कैच करना था। जब वो एक्शन करेगा वो रिएक्शन जाएगा, है ना। तो यही चीज़ हमारे पास यही है। और सेकेंड लॉ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt भी हमारे पास था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझा तो दिया है, लेकिन इसकी पूरी डेरिवेशन है वाली पुरानी बुक में, ये मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। और उसके बेस पे ये सारे, वैसे तो मैंने करा दिया आप लोगों को, उसके बेस पे ये स्केट बोर्ड वाला एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे, इसी को खुदवाऊंगा मैं, ठीक है। और हॉकी प्लेयर वाली भी करके देख लेंगे, तो फुटबॉल से भी कर सकते हैं। देखो फुटबॉल के एक एनसीईआरटी में भी कहता है कि फुटबॉल खेलने अभी तो नहीं जा सकते, मेरी क्लास बाद में चले, संडे चलते, कल संडे है, संडे को आप फ्री नहीं हो तो कुछ और देखते हैं। अभी अभी मेरी बात सुनो, फुटबॉल के केस से मुझे याद आया, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी रहती है कि जब आप फुटबॉल को किक करते हैं और आपके सामने एक बंदा खड़ा होता है, अगर आप उसे मारते हो, नॉट गोलकीपर, कोई भी फुटबॉलर भी हो सकता है, ठीक है, हर बार गोलकीपर खुद गोलकीपिंग करता है तो गोलकीपर ही बनेगा। ये देख, इसने मुझे किक किया, इसने मुझे किक किया, लेकिन अगर मैं अब इसे यहाँ पे रख के और तुमने मेरे देखी है किक, तो देखिए ना, तो खाई हुई है। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास इसको मैं हिट कर रहा होता हूँ फुटबॉल को, तो जो सामने खड़ा होता है ना उसके भी चोट लगती है, और जो मारता है उसके भी चोट लगती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन तो मैंने किया बॉल पे, पर बॉल ने भी तो रिएक्शन किया मेरे पैर पे, और उसके बाद उसके पैर पे जो एक्शन हुआ वो बॉल का हुआ, और उसके पैर ने बॉल पे भी रिएक्शन किया। तो दोनों बॉडी का एक्शन रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए, जब दूसरी बॉडी के हिट किया तब भी और जब मैंने मारा तब भी, तो भैया दोनों बॉडी के चोट लगती है, बॉल के भी लगती है, ठीक है, बेचारी बॉल ये ले। चलो तो समझ में आ गया, अब मारियो मत मेरे, ठीक है, हाँ तभी सारे गार्ड पहनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में कंजर्वेशन मोमेंटम और एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स हम लोग खत्म कर देंगे, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी खत्म कर देंगे, और इसके साथ साथ हम लोग चैप्टर को भी ओवर कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।